तो आपका थर्ड जो आर्टिकल है मार्च का, वो है इम्पैक्ट ऑफ सीक्वेंशियल यूज ऑफ रेसिप्रोकेटिंग फाइल्स ऑन द शेपिंग लोड ड्यूरिंग रूट कैनाल ट्रीटमेंट। ठीक है, ये बेसिकली इट्स इन विट्रो स्टडी है। इस आर्टिकल का जो है एब्स्ट्रैक्ट मैंने शेयर किया है आप लोगों के साथ। ठीक है, इसमें बेसिकली इन्होंने क्या किया था, मैं थोड़ा रिव्यू दे देता हूँ, फिर हम चलते हैं इसकी डिस्कशन पे। अच्छा, इन्होंने क्या किया था, टोटल 40 जो है सिंगल रूटेड टूथ जो है इन्होंने प्रिपेयर्ड किए थे। दो ग्रुप्स बनाए थे, रेसिप्रोकेटिंग फाइल्स के दो ग्रुप्स बनाए थे। एक जो ग्रुप था उसमें रेसिप्रोकेटिंग फाइल्स की जो है सिंगल फाइल इन्होंने यूज की थी, जिसको इन्होंने शो किया है आर मोशन विद सिंगल फाइल। ठीक है, सेकंड ग्रुप में इन्होंने जो प्रिपरेशन की थी उसमें इन्होंने क्या किया था, आर मोशन विद मल्टीपल फाइल्स इन्होंने यूज की थी। फिर इन दोनों को कंपेयर किया था। ठीक, कंपैरिजन किस लिए किया था, क्यों, क्या इन्वेस्टिगेशन करने के लिए दो ग्रुप्स इन्होंने बनाए थे, टू इन्वेस्टिगेट द एपिकल एंड कोरोनल लोड। जब क्लीनिंग और शेपिंग करते हैं रेसिप्रोकेटिंग फाइल से, तो एपिकल एरिया पे और कोरोनल पे कितना लोड बढ़ता है। अगर लोड बढ़ेगा तो फिर आपकी फ्रैक्चर्स के चांसेस जो हैं वो बढ़ जाएंगे। तो इन्होंने जो है दो ग्रुप्स बना के फिर इन्होंने रिजल्ट बनाया था, और आखिर में जो इसका जो कंक्लूजन बताया था वो ये बताया था कि भाई अ, जो आर मोशन सिस्टम है सिंगल फाइल अगर हम यूज करते हैं ना, तो उससे क्या होता है, एपिकल एरिया में लोड जो है वो डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, ये था, ये इन विट्रो स्टडी है। अब इसको हम जो है हमारा इस जो है शॉर्ट ऐसे के लिहाज से जो हम डिस्कस करेंगे, व्हाट डू यू मीन बाय रेसिप्रोकेटिंग मोशन। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन ये इंट्रोडक्शन में जो मैंने शो किया है, what do you mean by reciprocating motion? This motion utilizes the balanced force technique with unequal clockwise and counterclockwise rotational motions that allow the file to advance apically to the full length while is maintaining circumferential contact of dentine with the file fluids along the root canal. आपने जो है बैलेंस फोर्स टेक्निक का कॉन्सेप्ट तो पढ़ा होगा ना। उसमें सबसे फर्स्ट हमारा स्टेप क्या होता है, सबसे फर्स्ट स्टेप ये होता है, हम पैसिव इंट्रोडक्शन करते हैं आपके फाइल की इनसाइड द कैनाल। ठीक है, फिर हल्का सा कर्व देते हैं जो आपका लेस देन या इक्वल टू 90 डिग्री होता है, लाइट एपिकल प्रेशर होता है। ये फर्स्ट स्टेप होता है आपका। अगर आप पिक्चर देखेंगे, पिक्चर में यही है कि आफ्टर पैसिव इंट्रोडक्शन ऑफ अ इंस्ट्रूमेंट वी अप्लाई अ लाइट एपिकल प्रेशर। जो ब्लू जो कलर एरिया है स्टेप वन में जो शो किया है, वो फर्स्ट कर्व है आपका। ठीक है, जो लेस देन और इक्वल टू 90 डिग्री होगा। सेकंड क्या होता है, हम इसको फिर काउंटर क्लॉकवाइज लेकर आते हैं। ठीक है, स्टेप टू में, और एंगुलेशन आपकी क्या होती है, 180 टू 270 डिग्री। ठीक है, हाँ, क्योंकि इसकी जो डिफरेंट मोशंस होती हैं और डिफरेंट एंगुलेशंस पे आपकी है ना, हम काम करते हैं इसमें। अच्छा, उसके बाद जो है सेकंड स्टेप में जो आपकी एंगुलेशन होगी, जो आपने 90 पे छोड़ा था ना, आप सीधा जाएंगे 180 से 270 डिग्री तक। ठीक है, ये काउंटर क्लॉकवाइज होगा आपका काम। पिक्चर जरा देखें। ठीक है, फिर अगेन जो है आपका जो स्टेप थ्री है उसमें देखें, उसमें ग्रेटर देन 90 डिग्री होगा, ग्रेटर देन और बराबर होगा आपके 90 डिग्री के। समझ आ रहा है या नहीं ये। उसके बाद जो है स्टेप फोर में हम कंप्लीट टर्न करते हैं 360 टू 720 डिग्री, और आप स्टेप फोर में जाके फाइल रिमूव करेंगे। पहले होता है, ये चारों स्टेप्स आप देखें इसमें। हाँ, हाँ, सही। हम्म, सही।
चलो मैं दोबारा रिपीट करता हूँ। 4 स्टेप्स हैं, ठीक है? सबसे पहले हमने फाइल इंसर्ट की, आपने उसको फाइल को रोटेट किया क्लॉकवाइज, ठीक है? क्लॉकवाइज कहाँ तक? 90 डिग्री पे। ये फर्स्ट स्टेप हो गया। और फर्स्ट स्टेप में आपका लाइट एपिकल प्रेशर होगा, ठीक है? सेकंड स्टेप में क्या होगा? वही प्रेशर आप मेंटेन करेंगे जो आपने फर्स्ट स्टेप में किया, लेकिन आप क्या करेंगे? फाइल को टर्न करेंगे काउंटर क्लॉकवाइज। काउंटर क्लॉकवाइज एंगुलेशन कितनी होगी? 180 टू 270 डिग्री, ठीक है? इसका फंक्शन क्या होगा? ये डेंटिन शेविंग्स को ब्रेक करेगा। दिस विल ब्रेक डेंटिन शेविंग्स एंड गिव क्लिकिंग साउंड। इस पे आपको एक क्लिकिंग साउंड मिलेगा, ठीक है? जो स्टेप थर्ड है, आप फाइल को एक्सटेंड करेंगे थोड़ा सा स्लाइटली। जो फर्स्ट स्टेप और सेकंड स्टेप, हाँ, हाँ दोबारा जाएंगे और आप दोबारा रोटेट करेंगे क्लॉकवाइज 90 डिग्री पे। लेकिन स्टेप थ्री में फर्क क्या होगा? आप फाइल को एक्सटेंड करेंगे स्लाइटली एपिकली, ठीक है? फिर आपके रोटेशन क्या होगी? 90 डिग्री। फाइनल हमारे क्या, 3 साइकिल्स हो गए ना? अब फाइनल जो होगा आपका उसमें आप पूरी फाइल को एक पूरे टर्न पे लेके जाएंगे, 360 टू 720 डिग्री पे। हाँ, हाँ, एक पूरा सर्कल जो है ना, प्रोलॉन्ग्ड क्लॉकवाइज रोटेशन करके फाइल को बाहर निकाल देंगे। समझ गए? तो रेसिप्रोकेटिंग मोशन जो बेसिकली है, वो आप इसमें बैलेंस फोर्स टेक्निक को ही आप यूटिलाइज करते हैं, ठीक है? क्लॉक अनइक्वल क्लॉकवाइज और काउंटर क्लॉकवाइज रोटेशनल मूवमेंट्स होती हैं। इससे फाइल आपकी एपिकली वर्किंग लेंथ पे कंप्लीटली जाती है, ठीक है? और साथ में फाइल का कांटेक्ट किस चीज से रहता है? आपका डेंटिन के साथ रहता है। समझ में आई? ये रेसिप्रोकेटिंग मोशंस है। अब रेसिप्रोकेटिंग मोशंस जो है, इसके एडवांटेजेस क्या है? एडवांटेजेस ये, दिस रिड्यूस द मैग्नीट्यूड ऑफ लोड। जब ड्यूरिंग क्लीनिंग और शेपिंग आप फाइल्स को यूज करते हैं, तो फाइल्स पे कभी कभार जो है लोड जनरेशन होती है, जिससे आपकी फाइल ब्रेक भी हो सकती है, ट्रांसपोर्टेशन भी हो सकती है। तो रेसिप्रोकेटिंग मोशन से आपका क्या होगा? जो लोड का मैग्नीट्यूड है, वो आपका कम होगा, जिससे क्या होगा? ओरिजिनल कैनाल ज्योमेट्री प्रिजर्व रहेगी, कैनाल ट्रांसपोर्टेशन नहीं होगी, रूट फ्रैक्चर नहीं, क्रैकिंग नहीं होगी, ना रूट फ्रैक्चर होगा। फर्स्ट एडवांटेज। सेकंड चीज है, इट इंक्रीजेस फटीग रेजिस्टेंस, ठीक है? जो आपने पढ़ा था, एक होता है टोरेजनल फ्रैक्चर, दूसरा कौन सा होता है? नहीं, एक होता है ना, इसके फाइल ब्रेक होने के दो मैकेनिज्म्स होते हैं ना, एक टोरेजनल होता है, दूसरा। हाँ, आप बताएं ना, पढ़ा हुआ है ना ये सारा आपने? मैकेनिज्म्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट सेपरेशन है ना, उसमें दो मैकेनिज्म्स होते हैं ना आपके। कौन से होते हैं? हाँ, साइक्लिक होता है, दूसरा टोरेजनल होता है। साइक्लिक क्यों होता है? रिपीटेटिव फोर्सेस की वजह से होता है, ठीक है? तो उसमें क्या, ये क्या करता है? आपके फटीग रेजिस्टेंस को रेसिप्रोकेटिंग मोशंस बढ़ाती है, जिससे क्या होता है? इंट्राकेनाल फाइल एंगेजमेंट कम हो जाती है, प्रोलॉन्ग द लाइफ स्पेन, फाइल की लाइफ स्पेन बढ़ जाती है, और फाइल फ्रैक्चर इंसिडेंस जो है वो रिड्यूस हो जाता है। देखो, इसको सिंपलीफाई करते हैं। सबसे पहली चीज क्या है? जनरेशन ऑफ लोड रिड्यूस होंगे। जब जनरेशन ऑफ लोड रिड्यूस होगा, तो उससे क्या होगा? कैनाल की ज्योमेट्री मेंटेन रहेगी, कैनाल ट्रांसपोर्टेशन नहीं होगी, रूट फ्रैक्चर नहीं होगा। सेकंड चीज क्या है? फटीग रेजिस्टेंस को बढ़ाएगा। जब फटीग रेजिस्टेंस बढ़ेगा, तो उससे फाइल फ्रैक्चर नहीं होगी एकदम से। फाइल फ्रैक्चर कब होती है? जब फटीग रेजिस्टेंस उसका कम हो जाता है। ये फटीग रेजिस्टेंस को बढ़ाएगा, जिससे क्या होगा? लाइफ स्पेन ऑफ इंस्ट्रूमेंट बढ़ जाएगी, ठीक है? थर्ड चीज क्या है इसमें? थर्ड ये है कि भाई, इट enables द प्रैक्टिशनर टू शेप अ कैनाल विद सिंगल फाइल। रेसिप्रोकेटिंग मोशन में हम सिंगल फाइल यूज करके पूरी कैनाल की शेपिंग कर सकते हैं। इससे आपका शेपिंग टाइम भी रिड्यूस होता है, एक्सपेंसेस जो है वो कम होते हैं, और क्रॉस कंटामिनेशन जो है वो भी कम हो जाती है, उसका रिस्क कम हो जाता है, ठीक है? हाँ,
Besides that, canal shaping with single reciprocating file was shown to be as effective as multi-file system operated under continuous rotary motion in many clinical aspects such as amount of removal dentine, cutting efficacy, removal of old obturating material and disinfect. अब देखें जो इन्होंने कंपेयर किया है सिंगल रेसिप्रोकेटिंग, एक फाइल यूज करके रेसिप्रोकेटिंग मोशंस दें या मल्टीपल फाइल जो है आप यूज करके रेसिप्रोकेटिंग मोशंस का इस्तेमाल करें, लेकिन दोनों क्लिनिकल एस्पेक्ट्स में दोनों की परफॉर्मेंस जो है वो सेम ही है। ठीक है, लेकिन कुछ ड्रॉबैक्स हैं इसके। इससे एक्सट्रूजन, अमाउंट ऑफ डेब्रिस एक्सट्रूजन बढ़ जाती है। दूसरा, क्रैक्स बनते हैं डेंटिन में। ठीक है, तो ये बेसिक इंट्रोडक्शन था आपका रेसिप्रोकेटिंग मोशंस का। अब आते हैं इसमें जो इन्होंने कंपैरिजन की है, मैंने पहले बताया आर मोशन फाइल्स को इन्होंने लिया। व्हाट डू यू मीन बाय आर मोशन? आर मोशन जो है इट इज अ रिसेंटली लॉन्च्ड रेसिप्रोकेटिंग फाइल सिस्टम है आपका। ठीक है, ये रेसिप्रोकेटिंग फाइल सिस्टम का एक नया सिस्टम है जिसमें एक ग्लाइडर पाथवे होता है, ग्लाइड पाथ प्रिपरेशन की एक फाइल होती है जिसको आर मोशन ग्लाइडर कहा गया है। ठीक है, जिसका नंबर है 15, टेपर है 0.3, ठीक है। एक वो होता है, दूसरी 5 शेपिंग फाइल्स होती हैं, 20, 25, 30, 40। इनकी, इन फाइल्स की एक ऑप्टिमस टिप होती है, इनका क्रॉस सेक्शन राउंडेड और ट्राइंगुलर होता है, शार्प कटिंग एजेस होती हैं। ठीक, और इनकी इम्प्रूव फ्लेक्सिबिलिटी, दे आर फ्लेक्सिबल इन नेचर। अच्छा, इसमें लर्निंग का एक न्यू ऑपरेटर भी आराम से इसको यूज कर सकता है, उसको कोई मतलब समझने की इतनी जरूरत नहीं होती, ये न्यू सिस्टम है। ठीक है, उसके बाद इस पूरी जो आर्टिकल का जो कंक्लूजन है वो ये है कि भाई under the current laboratory condition using R motion system pre-shaping the canal with a small reciprocating file was shown to favorably reduce the apical load induced during canal shaping। इस पूरे आर्टिकल का जो कंक्लूजन है वो ये है कि आप जो है क्लीनिंग और शेपिंग के दौरान अगर स्मॉल फाइल्स लेके रेसिप्रोकेशन मोशन आप यूज करते हैं सिंगल फाइल से, तो वो एपिकल एरिया में जो लोड जनरेट होता है ड्यूरिंग क्लीनिंग एंड शेपिंग वो उससे रिड्यूस होता है। ठीक है, ये जो कंपैरिजन इन्होंने की थी ना जो रेसिप्रोकेटिंग मोशन सिंगल फाइल प्लस में मल्टी फाइल सिस्टम, इन दोनों को कंपेयर किया था, तो रिजल्ट ये मिला कि आप सिंगल फाइल्स को भी यूज कर सकते हैं विद रेसिप्रोकेटिंग मोशन, और उससे क्या होता है आपके एपिकल एरिया में लोड डिक्रीज भी होता है। ठीक है, तो इसमें ये शॉर्ट ऐसे के लिहाज से दो ही मैंने पॉइंट्स बनाए, रेसिप्रोकेटिंग मोशन और दूसरा है आपका आर मोशन। व्हाट डू यू मीन बाय आर मोशन? ठीक है, उसके अलावा मैंने एक आर्टिकल शायद पढ़ाया था, वो याद हो या ना हो, फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द जनरेशन ऑफ टॉर्क। मैंने 25 के जो ही में आप लोगों को पढ़ाया था शायद, और मैंने पॉइंट्स भी भेजे थे, लिखवाए थे, वो देख लेना, वो दोनों मिक्स करके पढ़ना, मैं वो शेयर कर दूंगा दोबारा से। तो इसमें है ना यही चीज थी और कुछ नहीं है। अब नेक्स्ट पे चले, मैं दोबारा ये है ना भेजूंगा। What is the outcome of endodontically treated teeth restored with custom made cast post and core restoration, a retrospective cohort study। ठीक है, अब ये जो आर्टिकल है बेसिकली इस तरह के जो आर्टिकल्स होते हैं ये आपके लॉन्ग केस में काम आएंगे। फॉर एग्जाम्पल आप कोई ट्रीटमेंट प्लान में बता रहे हैं मैं यहाँ पे कास्ट पोस्ट दूंगी, तो वो पूछेंगे भाई कास्ट पोस्ट का जो है एविडेंस बेस्ड सक्सेस क्राइटेरिया कितना है, कास्ट पोस्ट की जगह फाइबर पोस्ट आपने क्यों नहीं दी। तो इस लिहाज से ये आर्टिकल इम्पोर्टेंट है, लेकिन इसमें मैंने शॉर्ट ऐसे के लिहाज से कुछ पॉइंट्स ऐड किए हैं, इसलिए इसकी समरी बनाई है मैंने। ठीक है, इसमें वो, अच्छा ये जो स्टडी है रेट्रोस्पेक्टिव कॉर्ड स्टडी, इसका क्या मतलब है? हाँ, क्या है ये?
इसमें क्या करते हैं हम, एनालाइज करते हैं एग्जिस्टिंग डेटा को भी एनालाइज करते हैं और उसको कंपेयर करते हैं पास्ट रिकॉर्ड से, जो पास्ट में हुआ है। ठीक है। हाँ, ठीक। तो अब इसकी स्टडी का थोड़ा मैं समरी बता दूं। ये स्टडी क्या थी, इसमें इन्होंने 1000 एंडोडोंटिकली ट्रीटेड टीथ लिए थे, जो समरी में मैंने ये लिखा हुआ है, नजर आ रहा है ना आप लोगों को। उसके बाद फॉलो 20 साल तक फॉलो पे रखा था इन्होंने। हाँ, और इस पूरे स्टडी के जो की रिजल्ट्स थे वो ये थे। अच्छा, इन्होंने ना कास्ट पोस्ट जिस दांत में लगाई थी उसको कंपेयर किया था दो क्राइटेरिया से। दो क्राइटेरिया लिए थे इन्होंने। वो कौन से थे? एक इन्होंने हीलिंग देखी थी, पेरिएपिकल हीलिंग। दूसरा सर्वाइवल रेट देखा था उन्होंने। ठीक है। 88% जो है पेरिएपिकल हीलिंग मिल गई थी, 90% सर्वाइवल रेट मिला था। ठीक है। उसके अलावा जो कुछ केसेस इनके जो फेल हुए थे, उन्होंने जो है वो फैक्टर्स भी बताए भाई फेल क्यों हुए थे। फेल तब हुए थे जिस रूट में कास्ट पोस्ट इन्होंने यूज की थी, उसमें जो है लेस देन 75% रूट सपोर्ट हो बोन में। ठीक है। फुल कवर कास्ट पोस्ट, हाँ, लेस देन 75% जो है बोन नहीं थी। सेकंड चीज ये था, कास्ट पोस्ट लगाने के बाद इन्होंने फुल कवरेज क्राउन नहीं दिया था। पुअर क्वालिटी फाइनल रेस्टोरेशन इन्होंने की थी। परसिस्टेंट पेरिएपिकल रेडिएशन सी थी। तो इस वजह से वो फेल हो गया था। ठीक है। मीन्स ये है कि कास्ट पोस्ट के सर्वाइवल रेट डिपेंड करता है रेस्टोरेटिव पे। रेस्टोरेटिव क्वालिटी जितनी अच्छी होगी उतना सक्सेस रेट ज्यादा अच्छा होगा। अच्छा, उसके बाद जो है क्लिनिकल पॉइंट्स इस आर्टिकल के ये हैं, कास्ट पोस्ट और कोर जो है हमेशा रिलायबल तब होगा जब आप उसको फुल क्राउन कवरेज देंगे, पेरियोडोंटली स्टेबल होगा। ठीक है। तो ये पूरे इस केस की जो है वो समरी थी जो इन्होंने स्टडी की थी। ठीक है, इसकी फाइंडिंग्स थी। अब इसको हम डिस्कस करते हैं शॉर्ट एसे के लिहाज से। कास्ट पोस्ट तो देखी है ना आप लोगों ने? ये पिक्चर जरा देखेंगे उसमें देखना। हाँ, इसमें देखना जो कोर बेसिकली होगी वो एक्सटेंशन होगी पोस्ट की। कोर और पोस्ट दोनों एक साथ होते हैं। पिक्चर मैंने एक दी हुई है। इसको अगर डिफाइन करें आप लोग, तो कोर इज एन इंटीग्रल एक्सटेंशन ऑफ द पोस्ट, इट डजंट नीड एनी मैकेनिकल मींस फॉर अटेंशन। दूसरा ये कि इससे डिसलॉजमेंट नहीं होती कोर की। अब सवाल ये कि आप ये कास्ट पोस्ट सिस्टम, हाँ, कास्ट पोस्ट सिस्टम आप किन किन कंडीशंस में यूज कर सकते हैं। इंडिकेशंस ऑफ पोस्ट जो है बड़ी इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। बीसीक्यूज के लिहाज से बड़ा ये इंपॉर्टेंट है। ये पोस्ट वाली जो चीजें हैं इसके साथ ही करना, इस वजह से मैंने ये आर्टिकल में डिस्कस कर रहा हूँ। का पोस्ट सिलेक्शन क्राइटेरिया, पोस्ट की क्लासिफिकेशन, फाइबर पोस्ट, मेटल पोस्ट, इनकी इंडिकेशंस। ठीक है। सीमेंटेशन प्रोटोकॉल इसका, तो इस पे बीसीक्यूज काफी आते हैं। हो सकता है आगे चल के जो है ना, आपके टॉक्स में, पार्ट 2 के टॉक्स में स्टेशन दे दें कि भाई कास्ट पोस्ट के लिए इम्प्रेशन लेके देखा है। इसका इम्प्रेशन लेते हैं ना हम लोग कास्ट पोस्ट का, ये हो सकता है आए। तो ये उस लिहाज से भी बड़ा, हाँ, बड़ा इम्पोर्टेंट है। तो ये सवाल आ चुके हैं, आप कहाँ देते हैं जब आप मल्टीपल पोस्ट एंड कोर रेस्टोरेशन एक ही आर्च में कर रहे हो। दूसरा, आपका जो एंगुलेटेड एंगल ऑफ कोर टू रूट इज टू बी अल्टर्ड, जब आप कोर इस तरीके से बनाए कि कोर और रूट का एक एंगल आप चेंज करना चाहें। मैंडिबुलर इंसाइजर्स में ये दे सकते हैं, फ्लेयर्ड कैनाल्स हो आपके, लिमिटेड फेरूल हो, 3/4 स्ट्रक्चर से ज्यादा लॉस हो, तो आप कास्ट पोस्ट की तरफ जाएंगे। ठीक है। उसके बाद इसके ड्रॉबैक्स क्या हैं? ड्रॉबैक्स ये हैं कि रूट फ्रैक्चर ज्यादा होता है। हाँ, लैब कॉस्ट है, टाइम कंज्यूमिंग है। हाउ इम्प्रेशन टेक्निक्स 3 है जो आपकी समिट में मेंशन की गई हैं, इसकी डिस्क्रिप्शन मैंने नहीं दी। डिस्क्रिप्शन इसलिए नहीं दी, इसकी आप वीडियोस देखेंगे तो आपको ये एकदम से याद हो जाएगा। हम इस, हाँ, इम्प्रेशन टेक्निक ये पढ़ लेना, समिट में है ये। आप इम्प्रेशन किस तरीके से लेंगे, 3 टेक्निक्स हैं।
निडल ट्यूब का इस्तेमाल करते हैं, लेंट्यूलो स्पाइरल का इस्तेमाल करते हैं, 25 गॉज निडल इस्तेमाल करते हैं। ये 3 टेक्निक्स हैं जिसके थ्रू इसका इंप्रेशन ले सकते हैं आप। ठीक है। इसमें बस यही चीज़ थी, एक तो इन्होंने जो स्टडी की थी उसमें जो फाइंडिंग्स मिली थी वो मैंने मेंशन की हैं। ठीक है। और दूसरी चीज़ जो है वो उसको थोड़ा समिट के साथ इसको डिस्कस किया है शॉर्ट ऐसे के लिहाज से। अगेन इस यहाँ पे सारी पोस्ट रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं वो आप रिवाइज कर लें। तो ये एक इंटरलिंक हो जाएगा आपके आर्टिकल और बुक के दरमियान। ठीक है। यहाँ तक कोई सवाल हो तो पूछो, आगे चले हम। आगे चले ना। अच्छा, उसके बाद है आपका अ, हाँ ये पढ़ो, ये फिर मुझे बताओ इसमें क्या है, फिर हम चलें। हम्म। सही है। ठीक है। सबसे जो चैलेंजिंग एरिया होता है आपका, हमारा जो मेन ऑब्जेक्टिव रूट कैनाल का क्या है? टू एलिमिनेट पैथोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स, इरेडिकेट इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक टिश्यू रेमनेंट्स, और कैनाल को शेप देना ताकि आपकी ऑब्जर्वेशन अच्छी हो। लेकिन इस पूरे प्रोसेस में कुछ एरियाज जो होते हैं वो बड़े चैलेंजिंग होते हैं, जहाँ वेरिएशंस होती हैं। वो एरिया कौन सा है? एपिकल थर्ड ऑफ रूट कैनाल इज इन एरिया वेयर देयर आर मोस्ट एनाटॉमिकल वेरिएशंस, रेमिफिकेशंस होती हैं, लेटरल कैनाल्स होते हैं आपके। तो वो एरिया जो एपिकल थर्ड वाला, इट इज वेरी क्रुशियल, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके सक्सेस के लिहाज से। ठीक है। तो इस पूरे आर्टिकल में क्या बताया गया है कि इन्होंने, इट हैज बीन previous studies have shown that the apical size preparation plays an important role reducing the number of microorganisms during endodontic treatment. It has been reported that a larger apical preparation size is important in order to reduce the number of bacteria and to promote canal disinfection. ये स्टडीज, डिफरेंट स्टडीज हुई हैं जिसमें ये डिस्कवर किया गया कि आप अगर एपिकली लार्जर साइज तक प्रिपरेशन करेंगे तो उससे आपकी रूट केनाल सक्सेस जो है वो बढ़ जाएगी। ठीक है। तो यहाँ इस आर्टिकल में जो कंपैरिजन किया गया है वो दो चीजों के दरमियान किए गए। अगर आप प्रिपरेशन ग्रेटर देन 30 कर रहे हैं और लेस देन 30 कर रहे हैं। ठीक है। तो क्लिनिकल इम्प्लीकेशन क्या मिली इनको? ये मिली कि जब आप एपिकल इनलार्जमेंट ग्रेटर देन 30 कर रहे हैं तो उससे आपकी बेटर इरिगेंट पेनिट्रेशन होगा और हाई रेडियोग्राफिक हीलिंग रेट होगा। बस ये, इस स्टडी की लिमिटेशंस ये थी कि इसमें लिमिटेड नंबर ऑफ स्टडीज हुई हैं, स्मॉल सैंपल साइज था। तो आप जब लार्जर साइज की तरफ जाएंगे ग्रेटर देन 30, तो इससे आपका हीलिंग आउटकम इन टर्म्स ऑफ क्लिनिकल एज वेल एज रेडियोग्राफिकल एवेल्युएशन आपकी बढ़ जाएंगे। सही है। हाँ, वाइड प्रिपरेशन है। ठीक है। चलें उसके बाद ये इस पे आए, इसका सिर्फ इंट्रोडक्शन पढ़ो। हाँ, पढ़ो, इंट्रोडक्शन पढ़ो इसका। सही।
क्या था? Evaluate proportion of these teeth that according to the experience endodontist. चलो ठीक है, मैं अभी ये समझाता हूँ। ये भी मतलब उस लिहाज से इम्पोर्टेंट है जब वहाँ पे आप डेंटल इम्प्लांट का ऑप्शंस दे रहे हो। कुछ आर्टिकल्स ऐसे होते हैं जो आपके ना लॉन्ग केस में थोड़ा आइडिया आपको होता है। तो इसमें जो मेन चीज़ें वो हाइलाइट की हैं मैंने। अच्छा, इसमें 2 चीज़ें हैं जो इन्होंने इस रेट्रोस्पेक्टिव असेसमेंट ऑफ एंडोडोंटिकली ट्रीटेड टीथ रिप्लेस्ड बाय डेंटल इम्प्लांट। एक पेशेंट आया है, उसकी रूट कैनाल हुई हुई थी, वो फेल हो चुकी है। अब आपने क्या करना है, उन्होंने इम्प्लांट की तरफ लेके गए हैं। तो 2 इसमें चीज़ें स्टडी की गई हैं। एक स्टडी ये की गई है कि भाई वो रीज़न्स क्या थी जिसकी वजह से रूट कैनाल फेल हुई और हम एक्सट्रैक्शन की तरफ गए। The aim objective of this study was to determine the reasons leading to the extraction of endodontically treated teeth and their subsequent replacement with the dental implant. और secondary study क्या थी इसकी? The secondary objective was to evaluate the proportion of these teeth that according to experience endodontists could have been preserved. सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव इस स्टडी का ये था कि उन दांतों को स्टडी करना था जिसको हम बचा सकते हैं, could have been preserved. ये एंडोडोंटिक्स का काम था। तो 2 चीजें इन्होंने एक साथ जो है स्टडी की थी। तो सबसे पहले जो है इस पूरी स्टडी में जो रीजंस एक्सट्रैक्शन की बताई है ना, वो है फर्स्ट जो कॉमन रीजन जो बताई है वो रिकरेंट कैरीज डिफेक्टिव रेस्टोरेशन बताई है किसी भी रूट कैनाल फेलियर की। सेकंड कोरोनल फ्रैक्चर, थर्ड पे इन्होंने वीआरएफ रखा है, चौथा जो है पेरियोडोंटल डिजीज देख इन्होंने रखी है, और लास्ट में एंडोडोंटिक फेलियर हो जाए। लेकिन जो मेजर काज है फॉर द रीजन ऑफ एक्सट्रैक्शन वो है लॉस ऑफ टूथ स्ट्रक्चर। तो वहां पे अगर ऐसा ओपीजी में कोई केस आप देखते हैं, मैंडिबुलर मोलर है, आप देखते हैं उसको अगर ट्रीटमेंट ऑप्शन बताते हैं कि ये एक्सट्रैक्शन हो गई, तो रीजंस पूछ सकते हैं भाई फेल क्यों हुई रूट कैनाल, तो उसमें ये रीजंस आप देख सकते हैं, बता सकते हैं क्लिनिकली जो है हाँ। तो फर्स्ट चीज क्या थी, इन्होंने जो रीजंस बताए, रीजंस बता दिए, इन रीजंस की वजह से हम एक्सट्रैक्शन करते हैं। और उसमें सबसे कॉमन जो बताया है वो रिकरेंट कैरीज है, डिफेक्टिव रेस्टोरेशन है। ठीक है। अब दूसरी चीज जो है एंडोडोंटिक्स की तरफ हमने भेजा था और उनसे ये मालूम करना था कि ये चीज जो है मतलब आप बचा सकते हैं, अगर कोई केस ऐसा हो जो फेल हो जाए उसको आप बचा सकते हैं या नहीं। तो इम्पोर्टेंट जो चीजें उस लिहाज से थी वो ये थी कि सिर्फ ओनली 2.4% वर एक्सट्रैक्टेड ड्यू टू प्योर एंडोडोंटिक फेलियर। उन्होंने देखा कि सिर्फ 2% इस तरह के केसेस हैं जिसको हम एक्सट्रैक्ट करते हैं सिर्फ और सिर्फ एंडोडोंटिक फेलियर के बेसिस पे, जिसमें से 61% जो है आप उसको बचा सकते हो रीट्रीटमेंट से। अब वो रीट्रीटमेंट नॉन सर्जिकल भी हो सकता है, सर्जिकल भी हो सकता है। ठीक। तो ये अपनी बुक के अंदर भी वो दिया हुआ था। हाँ, हम लोग देते नहीं है। और ये प्लांट, वो दोनों में से कौन सा जो है ना बेहतर ऑप्शंस है? हाँ, ये सवाल पहले आ चुका है, पुराने जो पार्ट 2 के पेपर्स होते थे ना, तो उसमें ये सवाल आ चुका है। हाँ, तो बुक वाली चीजें इसमें ऐड करना, ठीक है। तो इस पूरे जो है आपके जो आर्टिकल था इसका जो लास्ट में क्लिनिकल सिनेरियो ये दिया गया है, आपका सबसे इम्पोर्टेंट फेरूल है, सेकंड कोरोनल सील है, अगर वीआरएफ है तो उसकी आपकी डायग्नोसिस अच्छी होनी चाहिए, रीट्रीटमेंट जो है उसको अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। हमारा ये नहीं हो इसको एक्सट्रैक्ट करके हम डायरेक्ट क्राउन की तरफ जाएं, हमें उसके सारे काजेस देखने हैं, हम उसको मैनेज कर सकते हैं कि नहीं। तो जो मेन वजह बताइए लीडिंग कॉज ऑफ एक्सट्रैक्शन, अगर बीसीक्यूज में आ जाए, द लीडिंग कॉज ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ एनी रूट कैनाल ट्रीटेड टीथ, वो क्या है, वो है सब्सटेंशियल लॉस ऑफ टूथ स्ट्रक्चर, सेकंड पे वीआरएफ, थर्ड पे पेरियोडोंटल डिजीज। एंडोडोंटिक फेलियर जो होता है वो माइनर होता है, हम बोलते हैं रूट कैनाल फेल हो गई
तो हम इसको एक्सट्रैक्ट करते हैं, ये माइनर होता है, आप उसको ट्रीट कर सकते हैं, नॉन सर्जिकली भी, सर्जिकली भी, ठीक है? तो ये आपके थे मार्च के आर्टिकल्स जितने, हाँ, जेओई के। इसमें कोई सवाल हो? नहीं समझ आया। तो ये बस अच्छे इस, टॉपिक्स थे मतलब। हाँ, इसके अच्छे थे, उसके अलावा मैंने इसको थोड़ा बनाया भी इस तरीके से ना। हाँ हाँ, वो तो है ना आपकी एफर्ट, हाँ, वरना ये जेईई वाले तो दुबले दुबले आर्टिकल देते हैं। हाँ, तो ये चीज़ है। तो फिलहाल ये इस यहाँ तक है, इसको कवर करें। अच्छा, मैंने एक चीज़ पूछी थी, वो जो 2025 में एक आर्टिकल मैंने पढ़ाया था, वो इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड है। समरीज़ देखो उसमें, और मैं उसका वो हिंट भेज देता हूँ, वो भी पढ़ो साथ में। फिर हम कल करते हैं फिर अप्रैल जोई, उसमें बहुत ओके, सारे केस रिपोर्ट्स हैं। सही तो आज करवा दूं, लेकिन वो केस रिपोर्ट्स बड़ी हैं इसकी। सही है सर। कल अप्रैल का करते हैं फिर, ठीक है?